दोस्तों, जब बात होती है इन्वेस्टमेंट की तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। कोई कहता है SIP कर लो, कोई कहता है एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करो, तो कोई कहता है ये स्टॉक मार्केट छोड़ो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, वहाँ असली पैसा है। और जब इतने सारे ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें। तो अगर आप लोगों के यही सवाल है तो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में SIP वर्सेस लमसम वर्सेस रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाला हूं, जहां हम पिछले कुछ सालों का रियल डेटा लेकर देखेंगे कि आपके लिए क्या ऑप्शन बेस्ट रहेगा और कम से कम अमाउंट में भी हम कहां अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स और डेटा बताने वाला हूं जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। वो सारी कैलकुलेशन हम पिछले कुछ सालों के रिटर्न को लेकर करेंगे, जिससे कि आपको ये क्लियर आइडिया मिलेगा कि आपका पैसा आने वाले कुछ सालों में कितना गुना बढ़ सकता है। इवन आपकी छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट भी आने वाले कुछ सालों में कैसे आपको करोड़ों कमा के दे सकती है। और वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि रोहन और समीर ने क्या किया। तो रोहन और समीर कजिन ब्रदर्स थे और दोनों ही एक वेल टू डू फैमिली से आते थे। साथ इनका जिगरी यार था अर्जुन, पर अर्जुन के पेरेंट्स की इनकम रोहन और समीर के पेरेंट्स की इनकम से कम थी। अब तीनों बचपन के यार थे, स्कूल और कॉलेज सबने साथ किया था। अब क्योंकि रोहन और समीर एक वेल टू डू मिडिल क्लास फैमिली से थे तो उनके पेरेंट्स के पास काफी सेविंग्स थी, पर एसेट के नाम पर कुछ भी नहीं। और जब रोहन और समीर पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद सेटल हुए तो इनके पेरेंट्स ने दोनों को 50-50 लाख की अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स दी और कहा आज से ये तुम्हारी, और इसे जहां इन्वेस्ट करना है, जैसे यूज करना है तुम करो और वेल्थ बिल्ड करो। अब क्योंकि दोनों को अच्छी खासी एजुकेशन मिली थी और दोनों ही अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज रखते थे, तो उन्होंने बाकी अय्याश बेटों की तरह 50 लाख उड़ाने की बजाय उसे इन्वेस्ट करना जरूरी समझा, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि माँ बाप की मेहनत की कमाई को बढ़ाकर दुगना और 4 गुना करना है, ताकि आने वाले टाइम में उनको भी संभाल पाए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी वेल्थ बिल्ड कर सके। और एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली परिवार जब भी कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने का सोचता है तब उसके परिवार में सिर्फ एक ही बात उठती है, प्रॉपर्टी। अब रोहन ने बचपन से ही प्रॉपर्टी के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में सुना था, तो उसने साल 2004 में अपने 50 लाख रुपए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि बचपन से ही रोहन ने सुना था कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ही बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि इससे आपको मंथली रेंट भी मिलता है जो आपकी मंथली खर्चे आराम से निकाल सकता है। और जैसे जैसे प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती है आपकी रेंटल इनकम भी बढ़ती रहती है। तो जैसे कि आप इस एक्सेल शीट में देख सकते हैं कि रोहन ने साल 2004 में अपने 50 लाख रुपए को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। और जैसे कि आप यहाँ ये भी देख सकते हो कि रियल एस्टेट ने पिछले 20 सालों में लगभग 10% का एनुअल CAGR दिया है, यानी हर प्रॉपर्टी के प्राइस पर एक साल बाद 10% से इंक्रीज हो रहा है। और साथ ही साथ 99 एकड़ का ये डेटा भी देख सकते हो कि इंडिया की टॉप सिटीज में रेंटल यील्ड, यानी आपकी प्रॉपर्टी पे आपको रेंट कितना मिलता है, वो परसेंटेज लगभग 2 से 3% तक का रहता है। तो आप यहाँ देख ही सकते हो कि ठीक 8 साल बाद यानी 2011 में रोहन की प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ प्लस हो जाएगी और उस पर मिलने वाला एनुअल रेंट होगा 3,21,000 रुपए, यानी देखा जाए तो महीने का 25 से 26,000 रुपए, जो रोहन को बिना कुछ किए मिल रहा था। अब रोहन का प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे, जैसे नंबर 1 रेंटल यील्ड। 50 लाख की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते ही उसे एक पैसिव इनकम सोर्स मिला, जिसके लिए उसे ना ही मेहनत करनी पड़ी और ना ही 8-10 घंटे डेली लगाने पड़े। और वो पैसिव इनकम सोर्स था रेंट, जो महीने के आम खर्चे निकालने में काम आता रहेगा। प्लस बढ़ती प्रॉपर्टी प्राइस के साथ ये रेंट भी हर साल बढ़ता रहेगा। साथ ही इस रेंट के अलावा जो रीजन नंबर 2 था वो था स्टेटस सिंबल। रोहन को अब सभी दोस्त और रिश्तेदार पूछने लग गए थे, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना आज भी एक स्मार्ट डिसीजन माना जाता है। साथ ही प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट एक टेंजिबल एसेट है, तो लोग इसे देख सकते हैं और इससे आपकी तरक्की होती भी दिखती है। तरक्की के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको रीजन नंबर 3 मिलता है, और वो है सिक्योरिटी, क्योंकि रियल एस्टेट आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। अनलाइक बाकी सारे इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको लॉस होने का डर थोड़ा कम रहता है और मुश्किल से कभी नेगेटिव रिटर्न मिलते हैं। जैसे कि आप रोहन की एक्सेल शीट में देख ही सकते हो कि 10 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.2 करोड़ हो गई और 15 साल बाद 2 करोड़, और धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता ही जाएगा। और यही ग्रोथ सबसे बड़ी सिक्योरिटी है जो आपके आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। रीजन नंबर 4 नो स्पेशल टैलेंट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि आप मार्केट के नॉर्मल दावों पे सीखकर सही ढंग से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज रीजन नंबर 5 लॉन्ग टर्म एसेट। कोई भी इंसान रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में शॉर्ट टर्म के लिए तो
इन्वेस्ट नहीं करता। उसका गोल ये होता है कि आज प्रॉपर्टी खरीद ले, इसे आने वाली जनरेशन के लिए संभाल कर रखें और आने वाले समय में एक प्रॉपर्टी से मल्टीपल प्रॉपर्टीज बिल्ड कर पाए। तो रोहन ने अपने 50 लाख रुपए को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और इसके पीछे रीजन भी बताए। पर समीर का सोचना थोड़ा अलग था। समीर का मानना था कि लाइफ में एवरेज रिटर्न से तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मुझे कई ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना होगा जहां से मुझे एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिले और मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी मजा ले पाऊं। और इसके लिए बेस्ट सोर्स है देश की टॉप 50 कंपनियां, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब क्योंकि समीर के पास 50 लाख रुपए थे तो उसने इंडेक्स फंड में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब एक्चुअली निफ्टी 50 इंडेक्स में देश की टॉप 50 कंपनियां आती हैं जो हर साल ग्रो होती रहती है। पिछले कुछ 20-25 सालों का अगर ग्राफ देखा जाए तो निफ्टी 50 का ग्राफ आपको कुछ इस तरह दिखेगा और इसे हम ध्यान से देखेंगे तो बढ़ती इकोनॉमी के साथ निफ्टी 50 साल दर साल महीने दर महीने अपने इन्वेस्टर को कुछ प्रकार से रिटर्न देता आया है, यानी ये ग्राफ हमेशा ऊपर ही गया है। अब आप यहाँ इस शीट में हर महीने का रिटर्न भी देख सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि 2005 में हर महीने की एवरेज ग्रोथ के साथ निफ्टी 50 ने 36.34 का रिटर्न दिया है। फिर उसके बाद कम ज्यादा होता रहा और यहाँ तक कि साल 2008 में नेगेटिव 51% का भी रिटर्न मिला। मतलब अगर आपने उस समय 10 लाख रुपए निफ्टी 50 में लगा रखे होंगे तो उनकी वैल्यू केवल 5 लाख रुपए रह गई होगी और साल 2011 में मार्केट डिप के कारण आपको नेगेटिव 24% का रिटर्न दिख रहा होगा। बट फिर भी इतने नेगेटिव रिटर्न के बावजूद भी अगर पिछले 20 सालों के रिटर्न का एवरेज लगाओगे तो निफ्टी 50 ने अपने इन्वेस्टर का पैसा 17% से ग्रो किया है। यानी नेगेटिव रिटर्न तो आए बट अगर आप 20 सालों तक इन्वेस्ट किए होते तो आपको एवरेज रिटर्न मिलता 17% का। तो इन सभी स्टेट्स को देखते हुए समीर ने अपना पैसा देश की जमीन पर लगाने की बजाय देश के बिजनेस पर लगाया। अब इस एक्सेल शीट में आप देख सकते हो जहां समीर ने अपने 50 लाख रुपए लमसम के रूप में निफ्टी 50 में लगाए हैं और उसे हर साल 2% का डिविडेंड मिल रहा है जो हर साल उसके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है। तो 17% के एवरेज रिटर्न के हिसाब से मात्र 5 सालों में यानी 2008 में उसका पैसा डबल हो गया यानी 10 लाख रुपए और 10 साल में यानी 2013 में 2.3 करोड़, 15 साल बाद यानी 2018 में 5 करोड़ और 20 साल बाद यानी 2023 में उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 11 करोड़ रुपए, जिसमें उसे 2% का एनुअल डिविडेंड भी मिल रहा है। और 20वें साल में यानी 2023 में आप देख सकते हो कि समीर को साल का 22 लाख रुपए तो केवल डिविडेंड के रूप में ही मिल रहा है जो महीने का होता है लगभग 2 लाख रुपए। यानी बैठे बैठे उतनी इनकम है जो आजकल एक MBA की भी नहीं होती। और वैसे तो इन दोनों भाइयों के परिवार में रियल एस्टेट की बातें होती रहती थी और रोहन ने कुछ वैसा ही किया। पर समीर का स्टॉक मार्केट या इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के पीछे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन थे। रीजन नंबर 1, लो कॉस्ट। अब अगर आप बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट को देखो उसे एक्वायर करने में आपको काफी ज्यादा पैसा देना पड़ता है। जैसे कि अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में हमें स्टैंप ड्यूटी, ब्रोकरेज और एक आध खर्चा मिला के लगभग प्रॉपर्टी का 10% प्राइस पे करना पड़ता है। सेम वही अगर आप कोई बिजनेस खोलते हो तो उसको एस्टेब्लिश करने में, उसको सेटअप करने में काफी कॉस्ट लग जाती है। लेकिन स्टॉक्स और इंडेक्स फंड ही इकलौती ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आपको मुश्किल से 0.5% का ब्रोकरेज पे करना पड़ता है और इसमें आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह या बिजनेस की तरह सेटअप करने में कोई खर्चा भी नहीं आता। रीजन नंबर 2, मैनेज्ड बाय फंड मैनेजर। अनलाइक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, इसमें आपको मेंटेनेंस और रेनोवेशन पर ध्यान नहीं देना होता और हर समय अपनी प्रॉपर्टी या बिजनेस को लेकर इंपॉर्टेंट डिसीजन भी नहीं लेने पड़ते, बल्कि आपका पैसा एक सेबी रेप्यूटेड फंड मैनेजर मैनेज करता है और उससे रिलेटेड हर बेस्ट डिसीजन लेने की जिम्मेवारी उसी की होती है। प्रॉपर्टी में आपको रेंट कलेक्शन करने से लेकर उसकी देख रेख, उसकी मेंटेनेंस खुद देखनी पड़ती है। यानी एग्जाम्पल मान लो आपको एक प्रॉपर्टी से 50,000 रुपए का रेंट आ रहा है तो उसमें हर महीने 8 से 10,000 रुपए आपको मेंटेनेंस के लिए देने पड़ते हैं। यानी आपको महीने के 50 नहीं सिर्फ 40 से 42,000 रुपए मिलते हैं। पर इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं है। आपको कहां से कितना फायदा हो सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, ये सब फंड मैनेजर ध्यान रखता है। हाँ, मार्केट वोलेटाइल जरूर है और हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको थोड़ा लॉस भी फेस करना पड़े, पर ये आपको लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न ही देता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है रीजन नंबर 3, फास्ट फॉरवर्ड इकोनॉमी। अब समीर ने अपने 50 लाख के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इसलिए चूज किया क्योंकि इसमें देश की टॉप 50 ऐसी कंपनी आती हैं जो कई सालों से हमारी इंडियन इकोनॉमी की पिलर रही हैं और इन कंपनीज ने पिछले कई सालों में अपने इन्वेस्टर को काफी बेटर रिटर्न भी दिए हैं। साथ ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का एक बेनिफिट ये भी है, इसको मैनेज करने वाले लोग देश की उभरती हुई कंपनीज पर ध्यान देते हैं और अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो उसे टॉप 50 की कैटेगरी से हटाकर ऐसी कंपनी को इंक्लूड कर देते हैं जो अच्छे रिटर्न दे रही होती है। और यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को हमेशा बम्पर रिटर्न ही मिलेंगे जैसे समीर को मिले। अब आप देख ही सकते हो नौकरी के साथ साथ उसके इन्वेस्टमेंट 11-12 साल बाद 2.5 से 3 करोड़ रुपए का नंबर क्रॉस कर चुकी होगी। यानी अब अगर वो चाहे तो मात्र 10 साल करके रिटायर भी हो सकता है क्योंकि उसका
पैसा देश की जमीन पर नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर लगा है, जो आने वाले 20-25 सालों में दुगनी तेजी से बढ़ने वाली है। फास्ट फॉरवर्ड ग्रोथ के साथ इंडेक्स फंड हमें एक और बेनिफिट देता है, जो है रीजन नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। ये है टॉप 50 कंपनी जहां पर आपका पैसा इन 50 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की, तो इसमें आपको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलता। आप एक प्रॉपर्टी के बाद तुरंत दूसरी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, और लोन लेकर ऐसा किया भी तो लेने के देने पड़ जाते हैं, यानी प्रॉपर्टीज एक जगह तक सीमित रह जाती है। पर इंडेक्स फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन का पूरा फायदा देते हैं, और इससे होता ही है कि अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में लॉस होता है तो दूसरी इंडस्ट्री वो लॉस कवर अप कर देती है और ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। अब रोहन और समीर का देखा जाए तो दोनों अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से थे और दोनों की कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला, इसलिए वो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाए, जिसमें से एक ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो दूसरे ने इंडेक्स फंड में, जो उन दोनों के हिसाब से बेस्ट डिसीजन था। पर इन दोनों का दोस्त अर्जुन, जो एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से नहीं था और उसे कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं मिला था, और आप में से मेजोरिटी लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा कि हमारे पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है तो क्या करें। अब आप वही कर सकते हैं जो अर्जुन ने किया। अब उसने क्या किया, चलो देखते हैं। अब अर्जुन जानता था कि उसके माँ बाप समीर और रोहन के माँ बाप जितने अमीर तो नहीं है, और न ही उसको कहीं से 50 लाख रुपए एक साथ मिलने वाले हैं, और उसको समझ में आ चुका था कि अगर अपने दोस्तों जैसे पैसे कमाना है और अपनी आने वाली जनरेशन को एक बेटर फ्यूचर देना है तो उसे भी रोहन और समीर की तरह इन्वेस्टमेंट शुरू करनी पड़ेगी। अर्जुन के पास अच्छी नौकरी थी जो उसे ठीक ठाक लाइफस्टाइल देने में मदद कर रही थी, और साथ ही साथ कॉलेज टाइम से अर्जुन ने फ्रीलांसिंग भी शुरू कर दी थी, यानी उसके पास 2 इनकम सोर्स तैयार थे। पर स्टिल उसके पास रोहन और समीर जितना बड़ा कॉर्पस अमाउंट नहीं था, इसलिए उसने यूज किया SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब समीर की तरह अर्जुन ने भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को चूज किया। अब सवाल ये था कि रोहन और समीर जितना रिच होने के लिए उसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अपनी सैलरी और फ्रीलांसिंग की इनकम मिलाकर अर्जुन महीने का अच्छा खासा अर्न कर रहा था। अब उसने सोचा क्यों ना रोहन जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदूं, लेकिन उसके लिए लोन लेना पड़ेगा और हर महीने EMI भरनी पड़ेगी, इसलिए इससे बेहतर है क्यों ना महीने का 30,000 रुपए सेव करके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जाए, जहां से 17% का रिटर्न मिल रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि अर्जुन ने इस इन्वेस्टमेंट मेथड से पहले 5 सालों में यानी 2018 तक 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और वो 18 लाख 17% के हिसाब से 27,50,000 रुपए हो गए। फिर सेम टेक्निक से अर्जुन ने 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया, और साल 2013 तक आते आते आप देख ही सकते हो अर्जुन ने 36 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, जिससे उसके पास 88 लाख रुपए आ चुके हैं। ठीक इसी तरह 15 साल बाद यानी 2018 तक उसकी वेल्थ 2.2 करोड़ की हो जाएगी, और 20 साल बाद यानी 2023 तक आते आते अर्जुन अगर सेम पैटर्न फॉलो करता है तो उसकी वेल्थ टोटल 5 करोड़ हो चुकी होगी, यानी ये वैल्यू रोहन के 20 साल के रियल एस्टेट अमाउंट से काफी ज्यादा है। अब SIP मेथड चूज करने के पीछे अर्जुन के कुछ रीजन थे, जिसमें सबसे पहला रीजन है इजी इन्वेस्टमेंट। ठीक समीर की तरह अर्जुन को भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए उसको मैनेज करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और क्योंकि उसके पास कोई जनरेशन वेल्थ नहीं थी और उसे कहीं से 50 लाख रुपए एक साथ नहीं मिले थे, तो उसने सेविंग करके हर महीने एक अमाउंट सेट किया, जिससे हर महीने की पहली तारीख को वो इन्वेस्ट अपने आप हो जाता। इससे हुआ ये कि वो फ्रूगल लाइफस्टाइल जीना भी सीख लिया, लोन और EMI के बोझ में भी नहीं दबा, और अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक सिग्निफिकेंट वेल्थ बना पाया। और वो ऐसा कर पाया क्योंकि उसके पास था रीजन नंबर 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब ऐसा नहीं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग रियल एस्टेट और लमसम इन्वेस्टिंग में देखने को नहीं मिलती, पर SIP एकलौता ऐसा मेथड है जहां आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में हर महीने ग्रोथ और चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो SIP को बाकी इन्वेस्टमेंट मेथड से एक अलग और इजी टू ऑपरेट मेथड बनाता है। अब अगर आप अर्जुन का ही एग्जांपल ले लो तो आप देख ही सकते हो कि महीने का 30,000 रुपए इन्वेस्ट करना उसके लिए फ्यूचर में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, और अगर यही सेम पैटर्न वो 4 साल और यानी 24 साल तक फॉलो करता तो वो समीर के एकदम पास पहुंच जाता, यानी उसकी वेल्थ 12 करोड़ के आसपास हो जाती। और यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देकर आपका पैसा ग्रो करती है। अब अगर देखा जाए तो तीनों लोगों ने 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट तरीके यूज किए। रोहन ने 50 लाख रुपए को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, तो वहीं समीर ने अपने 50 लाख रुपए को इंडेक्स फंड के अंदर लमसम में इन्वेस्ट किया। अब अगर जरा पहले इन दोनों का कंपैरिजन देखा जाए तो आप देख ही सकते हो पहले साल जहां रोहन को रियल एस्टेट से 55 लाख रुपए मिले, वहीं समीर की इन्वेस्टमेंट 58 लाख रुपए थी। पर यहाँ पर रोहन को रेंटल यील्ड ज्यादा मिल रहा था। रोहन को 1,65,000 तो समीर को मिलने वाला डिविडेंड बहुत ही कम, मात्र 1,16,000 रुपए था। फिर अगले 5 सालों तक अगर आप देखो तो 2009 तक रोहन को मिलने वाला रेंटल यील्ड समीर के डिविडेंड से काफी ज्यादा है, और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही थी। पर अचानक 2010 में आप देख सकते हो जहां रोहन की प्रॉपर्टी वैल्यू 97 लाख रुपए थी, वहीं समीर की इन्वेस्टमेंट बढ़ते बढ़ते 1.4 करोड़ हो चुकी थी, और अब उसको मिलने वाला डिविडेंड भी 2,96,000 हो चुका था। और इसके बाद आप समीर की इन्वेस्टमेंट वैल्यू और डिविडेंड पर अगर नजर डालोगे तो दोनों ही रोहन की प्रॉपर्टी और उसके रेंटल यील्ड से ज्यादा है। और 20 साल बाद जहां रोहन को 10 लाख रुपए
रुपए तक किराया आ रहा था, वहीं समीर को 22 लाख रुपए यानी रोहन से दुगना डिविडेंड आ रहा था। यानी पिछले 7 साल रोहन की प्रॉपर्टी ने खूब अच्छा खासा इंक्रीज देखा। उसके बाद लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे उसकी 3% रेंटल यील्ड कभी भी समीर के डिविडेंड को मैच नहीं कर पाई और धीरे धीरे समीर को रोहन से दुगना तिगना डिविडेंड मिलने लगा और उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी रोहन की प्रॉपर्टी से ज्यादा यानी 11 करोड़ हो चुकी थी, जिससे हमें ये समझ आता है कि प्रॉपर्टी लोगों को दिखाने के लिए और एक स्टेबल ग्रोथ के लिए काफी अच्छा एसेट है। और हाँ, स्टॉक मार्केट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी को दिखती नहीं है, इसलिए हो सकता है लोग आपको कम स्मार्ट समझे। पर अगर आप एक्सपोनेंशियल रिटर्न और सुपर कंपाउंडेड रिटर्न चाहिए तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपको सिर्फ रिच नहीं बल्कि ट्रू सेंस में वेल्थी बना पाए, जो इंडेक्स फंड से बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर आपके पास एक साथ लगाने के लिए 50 लाख रुपए नहीं है तो आप SIP के जरिए हर महीने का अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और रियल एस्टेट से ज्यादा रिटर्न भी पा सकते हो। जैसे कि रोहन और अर्जुन की इन्वेस्टमेंट में आप कंपैरिजन देख सकते हो, जहां 20 साल बाद रोहन की प्रॉपर्टी की वैल्यू 3.3 करोड़ होगी, वहीं मात्र 30,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करने वाला अर्जुन 20 साल बाद 5.1 करोड़ का मालिक होगा। हमें मानता हूँ SIP में आप विड्रॉल नहीं कर सकते जैसे रोहन को अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ मिला, पर एक अच्छा खासा अमाउंट जोड़ने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट को SWP में डाल सकते हो और हर महीने 70 से 80,000 रुपए आराम से विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक उतना ही जितना रोहन को रेंट मिलेगा। और अगर हम समीर और अर्जुन का कंपैरिजन देखें तो आप देख ही सकते हो मात्र 30,000 रुपए महीने के अमाउंट से भी अर्जुन समीर की तरह स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करना सीख गया था। और क्योंकि समीर ने एक साथ 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, इसलिए उसका हर अमाउंट अर्जुन का जस्ट डबल था। यानी 20 साल बाद अर्जुन की वेल्थ जहाँ 5 करोड़ थी, वहीं समीर की वेल्थ 11 करोड़ हो चुकी थी। पर अब जरा सोचो 30,000 और 50 लाख में कितना फर्क है, लेकिन इन दोनों के रिटर्न में सिर्फ 2x का फर्क है। और अगर अर्जुन महीने का 30,000 की बजाय थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करता, लेट्स से 50 या 60,000 रुपए इन्वेस्ट करता, तो आप देख ही सकते हो इन दोनों की वेल्थ में बिल्कुल कोई फर्क नहीं था और अर्जुन के बाद 20 साल बाद 12 करोड़ का कॉर्पस होता। और ये सुपर कंपाउंडिंग का है पावर, जो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड में देखने को मिलेगा। तो अब सब आपके सामने है कि आप एक साथ लमसम अमाउंट स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हो या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर आपके पास कोई बड़ा अमाउंट नहीं है तो आप किसी भी अमाउंट से SIP शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं कि 30,000 से ही शुरुआत करो, आप जितना सेव कर सको उतना बढ़िया। और कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।